आज मैं हवाओं में हूँ। सालार लाला शहर से बाहर गए हैं। अब रात उनके कमरे में बैठकर मूवी देखेंगे। वो अपनी कज़न के सामने झूमते हुए बोली, तुम्हें शौक है मरने का तो देख लेना, मैं हरगिज़ लाला के कमरे में नहीं जाऊंगी। उसकी कज़न ने साफ इनकार किया था। वो अपनी कज़न को मना चुकी थी क्योंकि उनको ऐसी आज़ादी सालार की गैर मौजूदगी में ही मिलती थी। वो दोनों रात 2 बजे सालार के कमरे में उसके लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी। नींद आने पर उसकी कज़न खामोशी से उठकर चली गई और वो वहीं सो चुकी थी। इस बात से बेखबर कि मीटिंग कैंसिल होने की वजह से वो घर लौट चुका था। उसने जो ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सालार के शाहाना किंग साइज बेड के बिल्कुल दरमियान दो लड़कियां कंबल में मुंह छुपाए दबी दबी हंसी के साथ लैपटॉप पर नजरें जमाए बैठी थी। लैपटॉप की नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जहां खौफ और सस्पेंस के मिले जुले तासुरात थे। समन प्लीज़ आवाज़ और कम करो। अगर ताई अम्मा जाग गई तो हमारी हड्डियां तोड़कर अरीशा आपा की शादी के लड्डुओं में डाल देंगी। हानिया ने डरते डरते समन की आस्तीन खींची। समन ने लापरवाही से अपने पाँव को हवा में हिलाया और पॉपकॉर्न का एक दाना मुंह में डालते हुए बोली, ओहो सानिया, तुम कितनी डरपोक हो। ताई अम्मा इस वक्त गहरी नींद में हैं और हिटलर लारा यानी तुम्हारे प्यारे सालार भाई इस वक्त शहर से 200 किलोमीटर दूर अपनी किसी खड़ूस बिजनेस मीटिंग में मसरूफ़ है। आज की रात इस कमरे पर हमारा राज है। पर समन, मुझे ये जगह देखकर ही होल उठ रहे हैं। देखो ये कमरा कितना खौफनाक हद तक साफ है। मुझे लगता है सालार भाई दूर बैठकर भी हमें देख रहे हैं। हानिया ने कमरे के कोनों को ऐसे देखा जैसे वहाँ खुफिया कैमरे लगे हों। डरपोक इंसान, फिल्म के क्लाइमेक्स पर ध्यान दो। हीरोइन बस अब पकड़ी जाने वाली है। समन ने लैपटॉप की स्क्रीन के और करीब होते हुए कहा। घड़ी ने 2:30 बजा दिए। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। उसके साथ ही हानिया की हिम्मत भी जवाब दे रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी। समन, अब मुझ में से मजीद नहीं बैठा जा रहा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी चलो, हानिया ने जुमाई लेते हुए कहा और कंबल से निकलने लगी। समन ने इसरार किया, अरे यार, बस 10 मिनट की फिल्म रह गई है, ये देख कर जाओ ना। नहीं बाबा, अगर मैं यहाँ सो गई और सुबह किसी ने देख लिया तो मेरी शादी अरीशा आपा से पहले कर दी जाएगी। तुम भी बंद करो और चलो। हानिया ने अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और दबे पाँव कमरे से निकल गई। बुज़दिल कहीं की। समन बड़बड़ाई, मैं तो पूरी देख कर ही उठूंगी। लेकिन अकेले बैठने का नुकसान ये हुआ कि फिल्म की सुस्त रफ्तार और बेड की नरमी ने समन पर भी जादू करना शुरू कर दिया। पॉपकॉर्न का बाउल एक तरफ हो गया और समन का सर आहिस्ता आहिस्ता सालार के मखसूस परफ्यूम की खुशबू से महकते तकिए पर टिक गया। लैपटॉप उसके सीने पर खुला रहा, जहां अब फिल्म खत्म हो चुकी थी और सिर्फ एक हल्की सी स्क्रीन रोशन थी। समन गहरी और बेफिक्री की नींद सो चुकी थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि किस्मत उसके साथ क्या मजाक करने वाली है। ठीक 3 बजे घर के सदर दरवाजे का ताला इंतहाई खामोशी से खुला। स्याह रंग के 3 पीस सूट में मलबूस, हाथ में ब्रीफ केस थामे सालार जावेद घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शदीद थकन थी, लेकिन आंखों में वही रवायती चमक और संजीदगी कायम थी। मौसम की खराबी और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से उसे अपनी अहम तरीन मीटिंग मुलतवी करके अचानक वहाँ वापस लौटना पड़ा था। सारा रास्ता वो इसी सोच में था कि घर जाकर चंद घंटे पुरसुकून नींद लेगा, क्योंकि उसका कमरा ही उसकी पनाहगाह था। वो धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे के सामने पहुंचा, हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने कमरे की लाइट ऑन करने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे बेड पर एक अजीब सा साया नजर आया। सालार के हाथ वहीं रुक गए। उसने लाइट ऑन करने के बजाय अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और बेड की तरफ कदम बढ़ाए। जो मंजर उसके सामने था, उसने सालार जावेद को चंद सेकंड्स के लिए मिट्टी का बुत बना दिया। उसके बेहद साफ सुथरे बेड पर, जिसकी चादर पर एक शिकन भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था, समन लाल रंग की कढ़ाई वाले सूट में चादर को आधा ओढ़े बिल्कुल मलका की तरह फैलकर सो रही थी। उसके सीने पर सालार का कीमती लैपटॉप औंधा पड़ा था और बेड की दूसरी साइड पर पॉपकॉर्न के कुछ दाने गिरे हुए थे। सालार की भवें तन गईं। गुस्से की एक तेज़ लहर उसके अंदर दौड़ गई। ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, उसने तान पीस कर सोचा। वो बेड के बिल्कुल करीब आया। उसका इरादा था कि वो समन को अभी और इसी वक्त झंझोड़ कर उठाएगा और इस गुस्ताखी पर पूरे घर के सामने उसकी क्लास लेगा। वो झुका और इंतहाई सख्ती से समन के सीने पर रखा लैपटॉप अपने हाथों में लिया। जैसे ही लैपटॉप हटा, समन को हवा का झोंका लगा। वो नींद में ही थोड़ी सी हिचकिचाई। उसकी लंबी पलकें लर्जीं और उसने अपने चेहरे पर पड़ने वाली रोशनी से बचने के लिए अपना हाथ फिजा में लहराया। सालार ने लैपटॉप साइड पर टेबल पर पटका और धीमी आवाज़ में बोला, समन उठो, ये क्या बदतमीज़ी है।
समन ने मूंदी हुई आंखों से सामने देखा। फोन की फ्लैश लाइट के हाले में उसे सालार का लंबा कद और गुस्से से भरा चेहरा एक साई की तरह नजर आया। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसका शऊर काम नहीं कर रहा था। उसने समझा कि वो हमेशा की तरह कोई बुरा ख्वाब ही देख रही है, जहाँ सालार उसे डांट रहा है। उसने एक गहरा सांस लिया, अपने दोनों हाथ तकिए के नीचे दबाए और इंतहाई मासूमियत से मुंह बनाकर बड़बड़ाई, उफ हो, ख्वाब में भी ये सालार लाला का गुस्सा और उनका हिटलर जैसा चेहरा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बंदा ख्वाब तो सुकून का देख ले। ये कहकर उसने करवट बदली, कंबल को दोबारा अपने चेहरे के ऊपर खींचा और एक बार फिर गहरी नींद की आगोश में चली गई, जैसे सामने खड़ा शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि उसके दिमाग का कोई वहम हो। सालार सकते की हालत में वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता ढीले पड़ गए। ख्वाब, हिटलर जैसा चेहरा, उसने दोहराया। उसके सख्त चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। गुस्से की जगह एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने ले ली, जिसे वो खुद भी रोकने में नाकाम रहा था। वो लड़की जो जागते में उसके सामने आते ही सहम जाती थी, नींद में उसे हिटलर कह रही थी। सालार ने गहरा सांस लिया और नफी में सर हिला दिया। इस लड़की की मासूमियत और बेबाकी का कोई इलाज नहीं था। उसने झुककर बेड पर गिरे पॉपकॉर्न के दानों को एक टिश्यू पेपर से साफ किया, फिर साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और समन के चेहरे पर फैली मासूमियत को एक लम्हे के लिए देखा। चांद की रोशनी पर्दे के झरोके से अंदर आकर उसके चेहरे को छू रही थी। सालार के दिल में एक अजीब सी नरमी का एहसास जागा, जिसे वो खुद भी समझने से कासिर था। अगर आज तुम्हें उठा दिया तो सुबह तक तुम्हारी जान निकलती रहेगी, उसने दिल में सोचा। सालार ने अपना कोट उतारा, उसे सोफे की पुश्त पर लटकाया और अपनी टाई ढीली की। उसने बेड पर सोने का इरादा तर्क कर दिया। वो कमरे के कोने में रखे आरामदायक सोफे की तरफ बढ़ा, वहाँ बैठा और एक कंबल अपने ऊपर डाल लिया। सोने से पहले उसने एक आखिरी नज़र बेड पर सोई समन पर डाली। शेर की कछार में तो आ गई हो समन, लेकिन सुबह जब आँख खुलेगी तो इस हिटलर का सामना कैसे करोगी? उसने मुतबस्सम नज़रों से सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। शादी वाले घर की सुबह हमेशा ही एक खूबसूरत अफरा तफरी से भरपूर होती है। पूरे लाउंज में ऋषा की शादी के गीतों की हल्की सी गूंज थी। कहीं कपड़ों की इस्त्री की आवाज़ें थी तो कहीं ढोलक की थाप की प्रैक्टिस चल रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा गहमा गहमी डाइनिंग टेबल पर थी, जहाँ ख़ानदान के तमाम छोटे बड़े नाश्ते के लिए जमा हो रहे थे। गरम पराठों, अंडों और कड़क चाय की खुशबू ने पूरे हॉल को अपनी लपेट में ले रखा था। इस रौनक के दरमियान समन की हालत ऐसी थी जैसे कोई मुजरिम फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा हो। वो सीढ़ियों से ऐसे उतर रही थी जैसे मौत की राह पर कदम रख रही हो। उसकी आंखें रात की अधूरी नींद और आने वाले तूफान के खौफ से लाल हो रही थीं। रात जब सुबह के 6 बजे उसकी आंख खुली और उसने खुद को सालार के बेड पर और सालार को सामने सोफे पर सोते देखा, तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। वो इस वक्त तो बिल्ली की तरह दबे पांव भागकर निकली थी, लेकिन अब नीचे आना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। डाइनिंग टेबल पर दानियाल पहले ही एक हाथ में पराठा और दूसरे में मोबाइल पकड़े नाश्ते पर टूट पड़ा था। समन ने माहौल का जायजा लिया। सालार अभी तक टेबल पर नहीं आया था। उसने सुख का सांस लिया और तेजी से लपक कर दानियाल के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और खुद को दानियाल के चौड़े कंधों के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगी। हानिया इसके बिल्कुल सामने बैठी चाय का कप होंठों से लगाए हुए थी, लेकिन समन को देखते ही उसका घूंट हलक में फंस गया। उसने आंखों ही आंखों में समन से पूछा, क्या हुआ? समन ने मेज़ के नीचे से हानिया के पैर पर हल्की सी लात मारी और चेहरा बिगाड़ कर इशारा किया, बाद में बताऊंगी, अभी चुप रहो। यार समन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सुबह सुबह मुझ पर इतनी अनायत क्यों? माना मैं इस घर का सबसे हैंडसम कज़न हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे चिपक कर ही बैठ जाओ। मुझे सुकून से पराठा खाने दो। दानियाल ने मुंह में नवाला ठूंसते हुए बड़े मियाँ वाले अंदाज में कहा। दानियाल के बच्चे, चुप करके नाश्ता करो और सीधे बैठे रहो। तुम्हारी ये डबल रोटी जैसी बॉडी आज मेरे बड़े काम आने वाली है। समन ने दबी दबी आवाज़ में गुस्से से कहा और लाउंज के रास्ते पर नज़रें जमा दी। इसी वक्त ताई अम्मा किचन से गर्म पराठों की चंगेर लेकर आई और मेज़ पर रखते हुए बोली, अरीशा, अरे अरीशा, कहाँ रह गई? जल्दी बुलाओ, उससे आज ब्यूटी पार्लर भी जाना है और यहाँ अभी तक नाश्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा। अम्मी धुलने इतनी जल्दी नहीं आती, उनके नखरे होते हैं, दानियाल ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में कदमों की एक जानी पहचानी रौबदार चाप गूंजी। समन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। सफ़ेद कलफ लगे कुर्ते शलवार में मलबूस बाल सलीके से बने हुए सालार जावेद इंतहाई पुरवकार अंदाज में डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक संजीदा जलाल था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम, सालार ने धीमी और रौबदार आवाज़ में कहा। वालेकुम सलाम बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्म पराठा लाती हूँ, ताई अम्मा ने प्यार से कहा। नहीं अम्मी, बस आधा पराठा और चाय दे दें, सालार अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जो इत्तेफाक से दानियाल और समन के बिल्कुल सामने थी।
सालार ने बैठते ही अखबार उठाया, लेकिन उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए अखबार के ऊपर से होकर समन पर पड़ी, जो दानियाल के पीछे चेहरा छुपाए अब चम्मच से प्लेट को कुरेद रही थी। सालार के लबों के कोने शरारत से फैले, लेकिन उसने खुद को फौरन संभाल लिया। चाय का पहला घूंट लेते हुए सालार ने इंतहाई सुकून से बात शुरू की। अम्मी, हमारे घर में कीड़े मारने वाला स्प्रे कब हुआ था? तायम्मा ने हैरानगी से देखा। पेस्ट कंट्रोल, वो तो 3 महीने पहले हुआ था। क्यों, क्या हुआ? सालार ने चाय का कप मेज़ पर रखा। उसकी आवाज़ में एक तंजिया खनक थी। कुछ नहीं अम्मी, मुझे लगता है घर में चूहों की तादाद बढ़ गई है, और कुछ चूहे तो बहुत बड़े और ढीठ हैं, जिन्हें अब इंसानों से डर भी नहीं लगता। हानिया का चाय का कप प्लेट से टकराया। समन ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। दानियाल बीच में कूद पड़ा। अरे अरे सालार भाई, चूहे और इस घर में? नामुमकिन, मेरे होते हुए कोई चूहा किचन का रुख कर ही नहीं सकता। मैं खुद सब खा जाता हूँ। मेरा मतलब है मैं भगा देता हूँ। मैं किचन के चूहों की बात नहीं कह रहा दानियाल। सालार ने अपनी गहरी नज़रें समन पर जमा दी, जो अब बिल्कुल सीधी होकर बैठ चुकी थी, और उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं इन चूहों की बात कर रहा हूँ जो रात के अंधेरे में दूसरों के कमरों में घुसते हैं, उनके लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं और बेड पर पॉपकॉर्न्स गिराते हैं, और हद तो ये है कि मालिक मकान को हिटलर का खिताब भी देते हैं। डाइनिंग टेबल पर एक सेकंड के लिए खामोशी छा गई। हानिया ने तो खौफ के मारे अपना सर ही झुका लिया, जबकि समन का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। सालार को सब याद था, एक एक लफ्ज़ याद था। हैं हिटलर? तायम्मा उलझ गई। सालार बेटा, तुम ये क्या पहेलियाँ बुझा रहे हो? सुबह सुबह किसने तुम्हारा दिमाग ख़राब किया है? कोई पहेली नहीं है अम्मी, बस घर के कुछ बच्चों को लगता है कि शादी के हंगामे में उनकी चोरियाँ पकड़ी नहीं जाएंगी। सालार ने अखबार साइड पर रखा, अपने दोनों हाथ मेज़ पर टिकाकर समन की तरफ देखा। समन, चाय कैसी है? या रात की फिल्म का हैंगओवर अभी उतरा नहीं? सबकी नज़रें समन पर टिक गईं। दानियाल ने हैरत से समन को देखा। और तेरी तो समन वो चूहिया है। समन, तू भाई के कमरे में गई थी, वो भी रात को? यार तू तो बड़ी बहादुर है, मान गए तुझे। दानियाल, शट अप। समन ने दांत पीस कर दानियाल को घूरा और फिर इंतहाई मासूम सा चेहरा बनाकर सालार की तरफ देखा। वो सालार लाला, असल में कल रात लाइट, मेरा मतलब है अरीशा आपा की फिल्म, वो हानिया ने कहा था। लाला, मैंने कुछ नहीं कहा था, ये खुद मुझे ज़बरदस्ती लेकर गई थी। हानिया ने फ़ौरन अपनी जान छुड़ाई। हानिया की बच्ची गद्दार, समन ने दिल में सोचा। बस मुझे सफाइयाँ नहीं चाहिए। सालार की कड़कदार आवाज़ ने समन की बोलती बंद कर दी। शादी का घर है, इसका मतलब ये नहीं कि घर के कवानीन ख़त्म हो गए हैं। मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में जाना और मेरी चीज़ों को हाथ लगाना सख्त मना है, और इस गुस्ताखी पर सज़ा तो बनती है। तायम्मा ने बीच बचाव करवाने की कोशिश की। अरे छोड़ो ना सालार, अरीशा की शादी है, क्यों बच्ची के पीछे पड़ गए हो? नहीं अम्मी, उसूल उसूल होते हैं। सालार ने अपनी जेब से समन का गुलाबी कवर वाला मोबाइल निकाला और उसे मेज़ पर रख दिया। समन ने तड़प कर मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन सालार ने उससे पहले ही मोबाइल पर अपना हाथ रख दिया। ये फ़ोन अगले 2 दिन के लिए मेरे पास जब्त रहेगा। क्या? समन के हलक से चीख निकली। 2 दिन? लाला, अरीशा आपी की मेहंदी है, माइयों है, मैं सहेलियों को वीडियोस कैसे भेजूंगी? मैं स्टेटस कैसे लगाऊंगी? प्लीज़ ऐसा मत करें, कोई और सज़ा दे दें। उसकी आंखों में सचमुच आंसू आने वाले थे। सज़ा भी ख़त्म नहीं हुई समन, सालार ने बेहिस्सी से कहा। अगले 2 दिन रोज़ाना दोपहर को 3 घंटे तुम मेरे स्टडी रूम में बैठोगी और मेरी जो पेंडिंग ऑफिस फाइल्स हैं वो लैपटॉप पर टाइप करोगी, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। दानियाल ने पराठे का आखिरी नवाला मुंह में डाला और सालार को देखकर बोला, भाई हद हो गई वैसे। अरीशा आपा की शादी का घर है, हर तरफ रौनक है, और आपने बेचारी समन को शादी के घर में क्लर्क बना दिया। ये तो सरासर जुल्म है। भाई मजदूर यूनियन इसके खिलाफ एहतजाज करेगी। दानियाल, अगर तुमने ज़्यादा वकालत की तो अगली फाइल्स टाइप करने की बारी तुम्हारी होगी। सालार ने सर नज़रों से इससे देखा। दानियाल ने फ़ौरन अपने हाथ खड़े कर दिए। मैं तो मजाक कर रहा था भाई। समन, टाइपिंग स्पीड तेज़ रखना, भाई का काम ख़राब नहीं होना चाहिए। समन ने गुस्से और बेबसी से सालार को देखा, जो अब इंतहाई सुकून से अपनी चाय का आखिरी घूंट ले रहा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जो सिर्फ समन को नज़र आ रही थी। ठीक 3 बजे तुम मेरे स्टडी रूम में होनी चाहिए समन। 1 मिनट की भी ताख़ीर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। सालार ने खड़े होते हुए कहा, अपना ब्रीफ केस उठाया और लाउंज से बाहर निकल गया। उसके जाते ही समन ने अपना सर मेज़ पर गिरा दिया। हिटलर, वाकई हिटलर है ये शख्स, वो हांसी आवाज़ में बड़बड़ाई, जबकि दानियाल और हानिया इसकी हालत देखकर अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे।
अरीशा की शादी का घर अब समन के लिए एक नया इम्तिहान बनने जा रहा था। पूरे जावेद हाउस में इस वक्त अरीशा की मेहंदी के गाने गूंज रहे थे। नीचे लाउंज में कजन्स की टोली ढोलक लेकर बैठी थी और मेहंदी लगी खतीजा की थाप पर तालियां बज रही थीं। पूरे घर में हंसी मजाक और रौनक का समा था, लेकिन घर की सबसे ऊपरी मंजिल पर वाक़या सालार के स्टडी रूम का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। यहाँ सनोबर की लकड़ी के भारी फर्नीचर, कानून और बिजनेस की मोटी मोटी किताबों और एक गहरी संजीदा खामोशी का राज था, जिसे बाहर से आने वाली गानों की मध्यम आवाज़ भी बमुश्किल छू पा रही थी। समन मुंह बसूरे सालार की बड़ी सी मेज़ के एक कोने पर बैठी लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। उसका दिल नीचे कजन्स के साथ भंगड़ा डालने को मचल रहा था, लेकिन वो यहाँ कैद थी। कट कट कटाकट, इसने जानबूझकर कीबोर्ड के बटनों पर एक नाजुक उंगलियां इतने ज़ोर से मारी जैसे वो बटन नहीं बल्कि सालार का सर हो। मेज़ के दूसरी तरफ अपनी बड़ी सी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा सालार जावेद सुकून से एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था। इसके हाथ में एक महंगा फाउंटेन पेन था और वो समन की हरकत से बिल्कुल बेनियाज लग रहा था। समन ने एक बार फिर स्पेस बार को ऐसे दबाया जैसे उस पर कोई गुस्सा निकाल रही हो। सालार ने फाइल से नज़रें हटाए बगैर इंतहाई धीमी और संजीदा आवाज़ में कहा, समन, अगर मेरे लैपटॉप का कोई एक भी बटन अपनी जगह से हिला तो इसका जुर्माना तुम्हें अगले 3 माह के पॉकेट मनी से काटा जाएगा। समन के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने गुस्से से सालार को घूरा, जो फाइल बंद करके अपने दोनों हाथ मेज़ पर टिका चुका था और गहरी नज़रों से उसी को देख रहा था। लाला, मैं कोई टाइपिस्ट तो नहीं हूँ और ना ही मुझे इन अंग्रेज़ी की लंबी लंबी बिजनेस टर्म्स की समझ आ रही है। मार्केट एनालिसिस, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। उफ, अरीशा आपा की शादी हो रही है, अजाब मुझ पर आया हुआ है। समन ने लैपटॉप की स्क्रीन को आगे धकेलते हुए एहतजाज किया। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने से पहले सोचना चाहिए था मिस समन। शेर की कचार में आने का शौक था ना, तो अब ये सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सालार के लबों पर एक हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मैंने कोई चोरी तो नहीं की थी ना, बस एक मूवी ही तो देख रही थी, समन ने बड़बड़ाया। और वैसे भी नीचे सब कजन्स कितना मजाक कर रहे हैं, ढोलक बज रही है, आपने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। आप सचमुच बहुत जालिम है। मैं जालिम हूँ? सालार ने आईब्रो झुकाई। वो अपनी कुर्सी से उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ समन की साइड पर आकर मेज़ के किनारे से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इसका लंबा और पुरवकार कद समन के सामने एक दीवार की तरह था, जिससे समन का दिल एक लम्हे के लिए तेज़ी से धड़का। अगर मैं जालिम होता समन, तो सुबह ताई अम्मा को ये भी बता देता कि रात को जब मैं कमरे में आया तो किसी ने मुझे हिटलर कहा था और मैं तकिए पर पॉपकॉर्न्स गिराए थे। समन का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से नज़रें झुका ली और झूठ मूठ की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। वो तो मैं ख्वाब देख रही थी। ख्वाब पर किसी का बस थोड़ी होता है। अच्छा, और उस ख्वाब में मैं सचमुच हिटलर जैसा लगता हूँ? सालार झुका और उसका चेहरा समन के चेहरे के काफ़ी करीब आ गया। उसके मखसूस परफ्यूम की मर्दाना खुशबू समन के हवास पर छाने लगी। समन ने घबराकर अपने बाल कान के पीछे अड़ से और धड़के से दिल के साथ बोली, अब काम करने दे वरना देर हो जाएगी। सालार इसकी घबराहट देखकर अंदर ही अंदर बेहद महसूस हुआ। वो सीधा खड़ा हो गया और बोला, पैराग्राफ नंबर 4 दोबारा चेक करो, इसमें तुमने स्पेलिंग की गलतियाँ की हैं। समन ने गुस्से से पैर ज़मीन पर मारा और जैसे ही वो अगला लफ्ज़ टाइप करने लगी, कमरे का एसी बंद हो गया। लैपटॉप की स्क्रीन अचानक स्याह हो गई और कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया, क्योंकि पूरे इलाके की लाइट चली गई थी। स्टडी रूम में एकदम गहरा सुकून छा गया। समन चंद सेकंड्स के लिए सकते में रही, फिर उसने साइड पर लगे पावर बटन को बार बार दबाया, लेकिन लैपटॉप नहीं खुला। नहीं, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत कहना। समन की आवाज़ कांपने लगी। लाला, ये लैपटॉप बंद हो गया। हाँ, लगता है इसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म थी और लाइट चली गई। सालार ने आराम से कहा, लेकिन वो फाइल जो मैं पिछले 2 घंटे से टाइप कर रही थी। समन ने खौफजदा होकर सालार की तरफ देखा। अगर लैपटॉप अचानक बंद हो जाए और फाइल सेव ना की हो तो सारा डेटा उड़ जाता है। सालार ने जानबूझकर इंतहाई संजीदा चेहरा बनाकर कहा। यह सुनना था कि समन का जवाब दे गया। पिछले 2 घंटे की मेहनत, नीचे ना जाने का दुख और अब ये नुकसान। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो वहीं कुर्सी पर पाँव समेट कर बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर हंसी आवाज़ में बोली, मैंने इतनी मुश्किल से वो सारी अंग्रेज़ी लिखी थी, मेरी उंगलियां दर्द कर रही थीं, अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। आप बहुत बुरे हैं सालार लाला, आपने जानबूझकर मुझे ये सज़ा दी। अब मैं अब कुछ नहीं लिखूंगी, चाहे आप मेरा मोबाइल ज़िंदगी भर के लिए रख लें। इसके गालों पर आंसू बहने लगे। समन को इस तरह सचमुच रोता देखकर सालार का दिल एकदम पिघल गया। उसका सारा रौब और तंज हवा हो गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि समन इस बात को दिल पर ले लेगी। वो तेज़ी से उसके करीब हुआ और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने नरमी से समन के हाथ उसके चेहरे से हटाए। समन की लाल गुलाबी आंखें आंसुओं से नम थीं और वो मासूम बच्चों की तरह नाक सिकोड़े उसे घूर रही थी। समन,
अरे तुम तो सचमुच रो पड़ी। सालार की आवाज़ में अब बेपनाह नरमी और मिठास थी जो समन ने पहले कभी नहीं सुनी। इधर देखो मेरी तरफ। समन ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सालार ने हल्के से मुस्कुराकर समन का चेहरा अपनी उंगलियों के पोरों से सीधा किया और बोला, पागल लड़की, मैं मजाक कर रहा था। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऑटो सेव फाइल थी। इसमें हर एक सेकंड का काम खुद ब खुद महफूज हो जाता है। जैसे ही लाइट आएगी या लैपटॉप चार्ज होगा तुम्हारा सारा काम वहीं से मिलेगा। कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। समन ने रोते रोते अपनी हिचकी रोकी और हैरत से पूछा, सच? झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सालार ने उसके गाल पर गिरा एक आंसू अपनी उंगली से साफ करते हुए कहा। उसका लम्स इतना नर्म और रोमानवी था कि समन की धड़कनें जैसे एक लम्हे के लिए थम गईं। दोनों की नज़रें मिली और इस तारीख गर्म कमरे में वक्त जैसे रुक गया। समन को पहली बार एहसास हुआ कि सालार के सख्त रवैये के पीछे एक बेहद परवाह करने वाला खूबसूरत दिल छुपा हुआ है। सालार ने खुद को संभाला और मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाकर समन की तरफ बढ़ाया। लो पहले पानी पियो, रोने से वैसे ही तुम्हारा कद और छोटा हो जाएगा। समन ने पानी का गिलास लिया और एक घूंट भरकर तीखी नज़रों से उसे देखा। आप अपनी आदत से बाज नहीं आ सकते ना। तारीफ़ करना तो जैसे आपकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तारीफ़ उनकी की जाती है जो काम अच्छा करते हैं, बच्चों की तरह रोते नहीं हैं। सालार ने हंसते हुए अपनी कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाए। इसी वक्त पर्दे के पीछे से धूप की किरण समन के चेहरे पर पड़ी और उसने देखा कि सालार उसे कितनी मोहब्बत और गहराई से देख रहा है। इस मीठी तकरार ने इनके दरमियान की झील में मोहब्बत का पहला पत्थर फेंक दिया था, जिसकी लहरें अब दोनों के दिलों में उठ रही थीं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और उसकी नारंगी रोशनी पूरे घर पर एक जादुई असर डाल रही थी। अरीशा की मेहंदी आज रात थी, इसलिए पूरे सहन को एक पीले और हरे थीम के साथ सजाया जा रहा था। गेंदे के फूलों की लड़ियां दीवारों से लटक रही थीं, जिनकी दिल फरेब खुशबू हवा में रची बसी हुई थी। लाउंज से लेकर सहन तक हर तरफ कजन्स और कारीगर भाग दौड़ कर रहे थे। लाउंज के स्पीकर पर लट्ठी दी चादर का गाना ऊंची आवाज़ में चल रहा था, जिसकी थाप पर छोटे बच्चे सहन में नाच रहे थे। इस हंगामे के एक कोने में समन एक ऊंचे लकड़ी के स्टूल पर खड़ी, सर पर दुपट्टा लपेटे, बिजली की लंबी सी फेरी लाइट्स की लड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। लाइट्स का पूरा गुच्छा बुरी तरह उलझा हुआ था, जिसे समन की अपनी ज़िंदगी सालार की सजा के बाद उलझ गई हो। स्टूल के बिल्कुल नीचे दानियाल खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र लाइट्स पर कम और किचन की तरफ से आने वाली खुशबू पर ज़्यादा थी। दानियाल, यार नीचे खड़े होकर तमाशा मत देखो, ये नीचे वाला कोना पकड़ो, इसे सीधा करो। ये लाइट्स इतनी उलझी हुई क्यों हैं? समन ने झुंझलाकर ऊपर से आवाज़ दी। समन यार, तुम तो ऐसे हुक्म चला रही हो जैसे ऋषा आपा की नहीं तुम्हारी अपनी शादी की तैयारियां हो रही हों। दानियाल ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। और वैसे भी मुझे किचन से ताज़ा तले हुए समोसों और रोल की खुशबू आ रही है। ताई अम्मा ने मेहमानों के लिए मंगवाए हैं। मेरा सिस्टम इस वक्त लो बैटरी सिग्नल दे रहा है। मैं ज़रा एक चक्कर लगा कर आता हूँ। दानियाल, तुम कहीं नहीं जाओगे? अगर मैं इस स्टूल से गिरी तो ताई अम्मा को बता दूंगी कि फ्रिज से माइयों का सारा हलवा तुमने चुराया था। समन ने आंखें दिखाकर धमकाया। ओहो ब्लैकमेलर कहीं की। अच्छा बाबा, ये लो मैंने कोना पकड़ लिया। दानियाल ने बादल नख्वास्ता लाइट्स की तार पकड़ी, लेकिन इसी लम्हे किचन से ताई अम्मा की आवाज़ गूंजी। दानियाल, अरे दानियाल बेटा, ज़रा बाजार से मेहंदी के 3 और थाल तो ला दो। कारीगर कह रहा है कम पड़ गए हैं। दानियाल के चेहरे पर जैसे बाहर आ गई। उसने फ़ौरन तार छोड़ी। जी अम्मी, मैं अभी भागा गया और अभी आया। दानियाल, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। दानियाल समन चलाती रह गई, लेकिन दानियाल समोसों और बाजार के बहाने वहाँ से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। बदतमीज़ पेटू इंसान हमेशा धोखा दे जाता है। समन ने गुस्से से पैर पटका, जिससे स्टूल हल्का सा लरस गया। अब वो अकेली थी और लाइट्स की तार उसके हाथों और गले में बुरी तरह लिपट चुकी थी। उसने तार को सुलझाने के लिए एक जोरदार झटका दिया, लेकिन उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। तार दीवार की कील में अटक गई और समन का दायां पांव स्टूल के किनारे से फिसल गया। भी समन की आंखें खौफ से बंद हो गईं और इसके हलक से एक चीख निकली। वो सीधी सख्त फर्श की तरफ गिर रही थी। उसे यकीन था कि आज उसकी टांग या बाजू लाजमी टूटेगा और वो अरीशा की मेहंदी में व्हील चेयर पर बैठी होगी, लेकिन उससे पहले कि वो ज़मीन को छूती तो मजबूत और तवाना बाजुओं ने उसे हवा में ही दबोच लिया। समन का सारा वज़न एक लम्हे में गायब हो गया। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने डरते डरते अपनी बंद आंखें खोलीं। बिल्कुल उसके चेहरे के सामने चंद इंच के फासले पर सालार जावेद की गहरी स्याह आंखें थीं। सालार ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा था जैसे वो कोई नाजुक गुड़िया हो। इसके चेहरे पर हमेशा रहने वाला गुस्सा इस वक्त गायब था और उसकी जगह एक शदीद फिक्र और घबराहट ने ले ली थी। इसके कुर्ते की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी और इसकी सांसें तेज़ चल रही थीं, जैसे वो दूर से भागता हुआ आया हो।
सहन का शोर, लाउंज का गाना, फूलों की खुशबू, सब कुछ जैसे बैकग्राउंड में धुंधला गया। इस वक्त कायनात के इस दायरे में सिर्फ वो दो ही मौजूद थे। समन ने बेसाख्ता अपने दोनों हाथ सालार के मजबूत कंधों पर टिका दिए थे। सालार की नज़रें समन के गुलाबी चेहरे, इसकी खौफजदा आंखों और इसके होंठों पर जम गईं, जो अभी तक कांप रहे थे। कुछ सेकंड्स तक दोनों के दरमियान एक गहरी सहर अंगेज खामोशी छाई रही। सालार ने समन को इसी तरह थाम रखा था जैसे वो इसे कभी नीचे नहीं उतारना चाहता हो। समन को अपने दिल की धड़कन के साथ साथ सालार के दिल की धड़कन भी अपने हाथों के नीचे साफ महसूस हो रही थी। आखिरकार सालार ने एक गहरा सांस लिया और अपनी रवायती मुस्कुराहट को लबों पर सजाते हुए खामोशी को तोड़ा। उसने समन को आहिस्ता से नीचे उतारा, लेकिन उसका एक हाथ अब भी समन की कमर को सहारा दिए हुए था ताकि वह दोबारा ना गिर जाए। शादी रीशा आपा की है समन, हड्डी पसली अपनी मत तोड़ लेना, वरना रीशा की रुखसती से पहले मुझे तुम्हें अस्पताल शिफ्ट करना पड़ेगा। सालार ने अपनी रोबदार मगर छेड़ने वाली आवाज़ में कहा। समन ने ज़मीन पर पाँव टिकते ही अपने कपड़े दुरुस्त किए। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल बुब्बू का हो रहा था। वो सालार की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो दानियाल मुझे छोड़कर भाग गया था, और ये लाइट्स इतनी बदतमीज़ हैं कि खुद ही उलझ जाती हैं। समन ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए लाइट्स की तार पर सारा गुस्सा निकाला। लाइट्स बदतमीज़ है या इन्हें लगाने वाली लापरवाह है? सालार ने आईब्रो उचकाकर पूछा। वो स्टूल के करीब आया और समन के हाथ से उलझी हुई तार का गुच्छा ले लिया। एक तो तुम्हें अपनी हाइट के हिसाब से काम करने चाहिए ना, जो काम तुम्हारी पहुंच से बाहर है उसमें पंगा क्यों लेती हो? लाला, आप रोज़ रोज़ मेरे कद का मजाक उड़ाना बंद करेंगे? समन ने मुंह फुलाकर कहा। मेरा कद बिल्कुल परफेक्ट है, ये स्टूल ही छोटा है। अच्छा, सालार ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, जो समन के दिल को बहुत भली लगी। उसने समन की तरफ देखा और बोला, नीचे खड़ी रहो और ये तार का सिरा पकड़ो, मैं लगाता हूँ। सालार खुद स्टूल पर चढ़े बगैर अपने लंबे कद की बदौलत आसानी से दीवार की ऊपरी सतह तक पहुँच गया। उसके हाथ महारत से लाइट्स को सुलझा रहे थे। समन नीचे खड़ी तीखी नज़रों से उसे देख रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। वह सालार के चौड़े कंधों, उसके काम करने का अंदाज और उसकी शख्सियत के सैर में जकड़ी जा रही थी। लो, हो गया। सालार ने आखिरी कील पर लाइट लटकाते हुए नीचे देखा। इसी वक्त दानियाल हाथ में समोसों की प्लेट लिए वापस आया। अरे सालार भाई, आप यहाँ? समन, देखो मैं तुम्हारे लिए समोसा लाया हूँ, दानियाल ने मासूमियत से कहा। सालार ने स्टूल से नीचे उतरते हुए दानियाल को घूरा। दानियाल, अगर दोबारा तुमने समन को किसी ऐसे काम पर अकेला छोड़ा तो शादी का सारा मेन्यू कैंसिल करके तुम्हें सिर्फ उबली हुई सब्जियाँ खिलाई जाएंगी। दानियाल ने डर कर समोसे की प्लेट पीछे कर ली। तौबा है भाई, आप तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। समन, चलो अंदर चले, मेहंदी वाले आ गए हैं। समन ने दानियाल के साथ जाते हुए मुड़कर एक आखिरी बार सालार को देखा। सालार वहीं खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो समन को बता रही थी कि ये हिटलर अब उसके दिल पर राज करने लगा है। पूरा लॉन पीली, हरी और सफ़ेद फेरी लाइट्स की रोशनियों से चकमगा रहा था। स्टेज पर अरीशा पीले रंग की माइयों के जोड़े में घूंघट निकाले बैठी थी, और इसके इर्द गिर्द सहेलियों और कजन्स का एक हजूम था जो मुसलसल हंसी मजाक में मसरूफ था। हॉल के वस्त में रखी ढोलक पर थाप पड़ रही थी और कजन्स की टोली ऊंची आवाज़ में रवायती गीत गा रही थी। इत्तर और गुलाब की मिली जुली खुशबू ने फिजा को सहर अंगेज बना दिया था। लेकिन इस पूरी महफिल में अगर कोई एक हस्ती थी जो सबकी नज़रों का मरकज़ बनी थी, तो वो समन थी। समन ने पीले रंग का एक खूबसूरत घेरदार अनारकली सूट पहन रखा था, जिस पर चांदी के तारों और घुंघरुओं का बारीक काम था। इसके खुले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और कानों में झूमते हुए बड़े झुमके उसके चेहरे की मासूमियत को चार चांद लगा रहे थे। हाथों में लगी गहरी मेहंदी की खुशबू और उसके चेहरे की कुदरती चमक देखकर कोई भी नज़र इस पर ठहर जाती। वो हंसती हुई स्टेज से नीचे उतरी ही थी कि दूर खड़े फाद की नज़र इस पर पड़ी। फाद, जो तायाबू के साले का बेटा था, काफ़ी दिनों से समन से बात करने का बहाना ढूंढ रहा था। आज समन को इस रूप में देखकर उससे रहा ना गया। वो अपने बालों को दुरुस्त करता हुआ हाथ में आईफोन पकड़े समन के बिल्कुल करीब आ गया। वाह समन, मानना पड़ेगा, आज तो तुम सचमुच इस पूरे फंक्शन की जान लग गई हो। फाद ने एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ कहा जो समन को कुछ खास पसंद नहीं आई। शुक्रिया फाद, समन ने मरवत में जवाब दिया और वहाँ से हटने की कोशिश की, लेकिन फाद ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे रुको तो, इतनी जल्दी क्या है? अरीशा आपा की मेहंदी है और हमारी एक भी तस्वीर साथ नहीं है। चलो एक सेल्फी तो बनती है। फाद ने अपना फ़ोन आगे बढ़ाया और समन के कुछ ज़्यादा ही करीब होते हुए कैमरे का एंगल सेट करने लगा। थोड़ा सा पास आओ ना समन, फ्रेम में लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही। समन ने नागवारी से कदम पीछे किया, लेकिन फाद फिर आगे बढ़ गया।
इसी दौरान लॉन के दूसरे कोने में, जहां खानदान के बड़े मर्द बैठे थे, सालार जावेद मौजूद था। वो स्याह रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस अपने रवायती रोबदार अंदाज में खड़ा कज़न से बात कर रहा था, लेकिन उसकी गहरी नज़रें हॉल के दरवाजे पर जमी हुई थीं, जहां समन खड़ी थी। जब सालार ने फहद को समन के इतने करीब खड़े देखा और फहद का समन के कंधे के पास हाथ ले जाकर सेल्फी लेने का अंदाज देखा, तो सालार के अंदर जैसे एक धमाका हुआ। उसके चेहरे का रंग सेकंडों में बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से और जलन के अंगारे दहक उठे। सालार भाई, आप सुन रहे हैं ना? ताया अब्बू कह रहे थे कि कज़न बोलता रहा, लेकिन सालार उसकी बात अधूरी छोड़कर तेज़ और गज़बनाक कदमों के साथ समन की तरफ बढ़ गया। उसकी चाल में इस वक्त एक अजीब सी तेज़ी थी। फहद जैसे ही समन के साथ तस्वीर क्लिक करने वाला था, एक बड़ा मजबूत हाथ उसके फ़ोन के कैमरे के साथ सामने आ गया और उसकी स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। तस्वीरें खींचने का बहुत शौक है फहद? सालार की गरजदार आवाज़ फिजा में गूंजी। फहद ने हड़बड़ाकर ऊपर देखा। सामने सालार खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से तप रहा था और उसकी नज़रें फहद को कच्चा चुपा जाने वाली थी। वो सालार भाई, मैं तो बस समन के साथ एक फैमिली सेल्फी ले रहा था। फहद ने घबराकर अपने कदम पीछे किए। फैमिली सेल्फी? तुम दूर के मेहमान हो फहद, और मेहमानों को अपनी हद में रहना अच्छा लगता है, सालार ने इंतहाई सर्द और वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा। फिर इसने साइड से गुजरते हुए दानियाल को, जिसके हाथ में कबाब की प्लेट थी, बाजू से पकड़ा और फहद के सामने ला खड़ा किया। फहद को सेल्फी का बहुत शौक है, तुम इसके साथ खड़े होकर पोज बनाओ और जब तक ये 20 तस्वीरें ना ले इसे यहाँ से जाने मत देना। अरे वाह भाई फहद, चलो कबाब के साथ सेल्फी लेते हैं। दानियाल ने फ़ौरन फहद का गला दबाकर उसे अपने पास खींच लिया। फहद का चेहरा देखने वाला था, लेकिन वो सालार के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। इससे पहले कि समन कुछ समझ पाती, सालार ने इंतहाई मजबूती से समन की कलाई को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। उसका लम्स गर्म और सख्त था। लाला, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे सब देख रहे हैं। समन ने दबी आवाज़ में एहतजाज किया और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सालार की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे खींचता हुआ लॉन के शोर और हजूम से दूर किचन के पीछे बने पुरसुकून कॉरिडोर की तरफ ले आया, जहाँ इस वक्त कोई मौजूद नहीं था और लाइट्स भी मध्यम थीं। वहाँ पहुँचते ही सालार ने समन का हाथ छोड़ा और घूमकर उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है समन? सालार ने दांत पीसकर शिद्दत गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। मेरा दिमाग ख़राब हुआ है या आपका? समन ने अपनी सुर्ख कलाई को सहलाते हुए गुस्से से ऊपर देखा। आप सबके सामने मेरा हाथ पकड़ कर यहाँ ले आए। ताई अम्मा देख लेती तो क्या सोचती? और फहद बेचारा तो बस एक तस्वीर। फहद बेचारा नहीं है। सालार ने दीवार पर हाथ मारकर समन का रास्ता रोका और इसके बिल्कुल करीब झुक गया। उसकी आंखों की तपिश समन को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। और मुझे इसका नाम तुम्हारी ज़ुबान से दोबारा नहीं सुनना। तुम्हें अकल नहीं है समन? वो किस तरह तुम्हारे करीब आ रहा था और तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा था और तुम वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। समन सालार का ये तपता हुआ रूप देखकर एक लम्हे के लिए सहम गई, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि सालार का ये गुस्सा आम गुस्सा नहीं है। ये वो जलन थी जो सिर्फ इस वक्त होती है जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ को किसी और के पास जाते नहीं देख सकता। समन का डर आहिस्ता आहिस्ता गायब हुआ और उसके दिल में एक अनोखी मीठी सी खुशी दौड़ गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें सालार की आंखों में डाली और मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा, तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ हो रही है सालार लाला? फहद मेरा कज़न है और अगर वो मेरे पास आ रहा था या तस्वीर ले रहा था तो आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है? सालार समन के सीधे सवाल पर एक लम्हे के लिए दंग रह गया। उसका गुस्सा वहीं जम गया। वो समन के चेहरे पर उभरती हुई शरारती और फातिहाना मुस्कुराहट को देख रहा था, जो जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। उसने गहरा सांस लिया और अपना रुख बदला और कड़कदार आवाज़ में बोला, मुझे फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि तुम इस घर की लड़की और तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, सिर्फ जिम्मेदारी? समन एक कदम और आगे बढ़ी, उसके झुमके हल्के से कनके। जिम्मेदारी तो आपकी दानियाल और हानिया की भी है। सच बताए लाला, आपको जलन हो रही थी ना? सालार ने मुड़कर समन को देखा। इस लड़की की हिम्मत अब इतनी बढ़ गई चुकी थी कि वो इसके जज्बात का एक्सरे कर रही थी। सालार के सख्त चेहरे के तासुरात आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़े, लेकिन उसने अपनी हकमियत बरकरार रखते हुए कहा, हाँ मुझे जलन हो रही थी। उसने एतराफ़ किया, जिस पर समन की सांसें रुक गईं। सालार ने इंतहाई संजीदगी और गहराई से इसकी आंखों में झांक कर देखा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई भी दूसरा मर्द तुम्हारे इतने करीब आए। मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और को देखकर इस तरह मुस्कुराओ। अब जवाब मिल गया। अब जाओ ईशा के पास बैठो और इस कॉरिडोर से बाहर कदम रखते ही अपना ये दुपट्टा सही से ओढ़ना। ये कहकर सालार ने एक आखिरी गहरी नज़र समन के मुस्कुराते चेहरे पर डाली और ख़ुद तेज़ी से लॉन की तरफ मुड़ गया।
समन वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल ढोलक की थाप से भी ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था और उसके चेहरे पर एक ऐसी दिलकश और वालेहाना मुस्कुराहट फैल गई जिसे वो खुद भी नहीं छुपा पा रही थी। सालार जावेद ने इतराफ़ कर लिया था और समन के लिए अरीशा की मेहंदी की यह रात ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात बन चुकी थी। नीचे लॉन और हॉल में मेहंदी का हंगामा पूरी तरह ख़त्म हो चुका था। मेहमान अपने अपने कमरों में जाकर सो चुके थे और पूरे घर पर एक गहरा और सुकून तारी था, जैसे कोई थका हारा मुसाफिर तवील सफ़र के बाद गहरी नींद सो गया हो। नीचे लगी रंग बिरंगी लाइट्स अब भी धीमी धीमी जल बुझ रही थीं, लेकिन ऊपर छत का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आसमान पर 14वीं का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और इसकी धोतिया चांदनी रोशनी की पूरी छत को एक सहरंगेज चादर में लपेट रखा था। ठंडी पुरसुकून रात की हवा समन के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, जिससे इसके रेशमी बाल फिजा में लहरा रहे थे। समन छत की मुंडेर से टेक लगाए दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखे आसमान पर चमकते चांद को देख रही थी। उसने अभी तक मेहंदी का वो पीला जोड़ा भी नहीं उतारा था, बस अपने भारी झुमके उतार कर साइड पर रख दिए थे। इस वक्त इसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, सालार का चेहरा। कॉरिडोर में सालार की वो तपती हुई आंखें, उसका फात पर गुस्सा होना, इसका समन की कलाई को इतने हक से थामना, और सबसे बढ़कर इसका वो जुमला, हाँ मुझे जलन हो रही थी। मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और को देखकर इस तरह मुस्कुराओ। समन के लबों पर एक दिलकश शर्मीली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपने हाथ की कलाई को देखा, जहाँ अब भी सालार के लम्स की गरमाइश कितने अजीब है ना आप सालार लाला। वो खुद से बड़बड़ाई, हर वक्त गुस्सा, हर वक्त रौब, और दिल में इतनी मोहब्बत छुपा रखी है। अगर दिल की बातें यूं ही सरेआम दोहराई जाएं तो उनका भरम टूट जाता है। मिस समन, एक शनासा गहरी और पुरकशिश आवाज़ उसके बिल्कुल पीछे से गूंजी। समन ने हड़बड़ाकर मुड़कर देखा। सफ़ेद चांदनी के हाले में स्याह कुर्ते में मलबूस सालार जावेद चला आ रहा था। उसके कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले थे और आस्तीन कोहनियों तक चढ़ी हुई थी। उसके एक हाथ में 2 मग थे, जिनसे तेज़ गर्म कॉफ़ी का मशहूर कुन खुशबू धुआं उड़ रहा था, और दूसरे हाथ में कोई चमकती हुई चीज़ थी। समन का दिल एक बार फिर इसी पुरानी तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा। आप इस वक्त जाग रहे हैं? उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए अपने दुपट्टे को दुरुस्त करते हुए पूछा। जब घर की चूहिया छत पर आकर चांद से बातें कर रही हो तो मालिके मकान को जागना ही पड़ता है, सालार ने अपने रवायती छेड़ने वाले अंदाज में कहा। लेकिन इस बार इसकी आवाज़ में वो पुरानी सख्ती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मिठास और अपनायत थी। वो समन के बिल्कुल करीब आया और कॉफ़ी का एक मग उसकी तरफ बढ़ाया। समन ने खामोशी से मग पकड़ लिया। गर्म मग की तपिश ने उसके ठंडे पड़ते हाथों को एक सुकून बख्श एहसास दिया। थैंक यू, समन ने धीमे से कहा। सालार मुंडेर से टेक लगाकर समन के बिल्कुल साथ खड़ा हो गया और कॉफ़ी का घूंट लेते हुए चांद को देखने लगा। ये लो तुम्हारी अमानत। सालार ने कॉफ़ी का मग दूसरे हाथ में पकड़ते हुए अपना दूसरा हाथ समन के सामने किया। समन ने देखा सालार की हथेली पर उसका वही गुलाबी कवर वाला मोबाइल फ़ोन रखा था, जो पिछले 2 दिन से सालार की कैद में था। मेरा फ़ोन! समन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने फ़ौरन मग साइड पर रखा और सालार के हाथ से फ़ोन उठा लिया। शुक्र है आपको रहम आ ही गया। मुझे तो लगा था आप अरीशा आपा की रुखसती के बाद ही इसे आज़ाद करेंगे। मैंने तुम्हारी टाइपिंग का काम चेक किया था, गलतियाँ कम थी, इसलिए सज़ा वक्त से पहले ख़त्म कर दी, सालार ने कनखियों से उसे देखते हुए कहा। समन ने जैसे ही फ़ोन को सीधा किया ताकि उसकी स्क्रीन ऑन करे, उसकी नज़र फ़ोन के पिछले हिस्से पर पड़ी। गुलाबी कवर के बिल्कुल बीचों बीच एक चमकदार पीले रंग का स्टिकी नोट लगा हुआ था। इस नोट पर कुछ यूँ लिखा हुआ था। समन ने चांद की रोशनी में इस नोट को करीब किया और पढ़ने लगी। मेरे कमरे में बगैर इजाज़त आना सख्त मना है, सिवाय उसके जिसके पास मेरे दिल की चाबियां हों, और वो चाबियां मैंने बहुत पहले एक शरारती लापरवाह लड़की को सौंप दी हैं, जिसे लोग समन कहते हैं। ये 2 जुमले पढ़ना था कि समन के हाथ वहीं जम गए। उसकी सांसें उसके सीने में अटक गईं। उसने चौंक कर अपने सामने खड़े सालार की तरफ देखा। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे भी पसलियाँ तोड़कर बाहर निकल आएगा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा हया और खुशी के मिले जुले जज्बात से गुलाबी हो चुका था। सालार ने अपनी कॉफ़ी का मग मुंडेर पर रखकर आहिस्ता से घूमकर बिल्कुल समन के सामने आ गया। लाला, ये क्या है? समन की आवाज़ बमुश्किल उसकी हलक से निकली। उसकी आवाज़ में एक लर्जिश थी। पहली बात तो ये समन, सालार ने एक कदम और आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि उनके दरमियान का फासला बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसने झुककर समन की जादुई आंखों में झांका। मुझे अब तुम्हारी ज़ुबान से ये लाला का लफ्ज़ अपने लिए बिल्कुल नहीं सुनना। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और ना ही कभी खुद को इस रिश्ते में देख पाया हूँ। समन ने शर्म के मारे अपनी पलकें झुका लीं। सालार का ये रूप उसके लिए बिल्कुल नया और बेहद रोमानवी था। सालार ने नरमी से समन के हाथ से फ़ोन लिया और उसे साइड पर रख दिया।
मैं जानता हूँ समन, मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ और उसूलों का पक्का हूँ और शायद दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान हूँ। सालार ने इंतहाई धीमी आवाज़ में इतराफ़ किया। मेरी ज़िंदगी का एक एक मिनट हिसाब किताब और बिजनेस की फाइलों में गुजरता था, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, जब से तुम्हारी इस शरारत ने मेरे कमरे का सुकून बर्बाद किया है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हारी इस बदतमीज़ी और लापरवाही के बगैर मेरी ज़िंदगी कितनी अंधेरी और बेरौनक थी। समन ने आहिस्ता से अपनी आंखें उठाईं और सालार की आंखों में देखा, जहाँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ समन के लिए मोहब्बत का समंदर ठहरा हुआ था। रात जब तुम मेरे कमरे में सो रही थी और तुमने नींद में मुझे हिटलर कहा था, सालार ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा, जिससे समन का दिल बाग बाग हो गया। इस वक्त मुझे गुस्सा नहीं आया था समन, इस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं इस शेर की कछाड़ का राजा ज़रूर हूँ, लेकिन इस राजे का दिल इस सोई हुई चूहिया के पास गिरवी रखा जा चुका है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता समन कि कोई और तुम्हें इस नज़र से देखे या तुम्हारे इतने करीब आए। सालार ने समन के हाथों पर अपनी गिरफ्त को थोड़ा और मजबूत किया और अपने दिल की बात जुबान पर ले आया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ समन, एक ऐसी मोहब्बत जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिसका कोई बिजनेस रोल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे कमरे में मेरे लैपटॉप पर मेरी इजाज़त के बगैर फिल्में देखो। मैं चाहता हूँ कि तुम जिंदगी भर मुझे अपनी शरारतों से तंग करो। क्या तुम इस हिटलर के दिल की मलका बनना पसंद करोगी? समन की आंखों में खुशी के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। उसके गालों पर एक मोती जैसा आंसू उभरा। उसने सालार के मजबूत हाथों को देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ सालार के कंधों पर रख दिए। आप सचमुच बहुत बड़े हिटलर हैं सालार, समन ने रोते हुए कहा। पहले सज़ा सुनाते हैं, फिर काम करवाते हैं, फिर कद का मजाक उड़ाते हैं और आखिर में इतने रोमानवी अंदाज में दिल भी चुरा लेते हैं। आपको क्या लगता है मैं किसी और को अपने दिल की चाबियां दे सकती थी? ये चाबियां तो उसी दिन आपके पास चली गई थी जब आपने मुझे स्टूल से गिरने से बचाया था। सालार के चेहरे पर एक फातिहाना और बेहद दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। उसने समन के चेहरे पर झुकते हुए उसके माथे पर अपने लब रख दिए और एक तवील पाकीज़ा और मोहब्बत भरा लम्स शब्द कर दिया। अरीशा की शादी के घर में जहाँ हर तरफ रौनक थी, वहाँ छत के इस पुरसुकून कोने में सालार और समन की मोहब्बत का एक नया और खूबसूरत तरीन दौर शुरू हो चुका था। वो दोनों अब चांदनी की रोशनी में एक दूसरे का हाथ थामे आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब बुन रहे थे।